नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए, इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। तो मैं आपको कहानी सुनाता हूं, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। देखिए, we are going to start, this is the topic of, we have been discussing the topic of, this is called execution. Execution का मीनिंग होता है, execution process का मतलब ये होता है कि when you have obtained a decree has been passed in your favor, but the opposite party who is called judgment debtor is still denying to obey that decree. एक डिक्री आपके फेवर में पास हो गई है, लेकिन जो अपोजिट पार्टी है, जो विरोधी पक्ष है, जिसको हम बोलते हैं जजमेंट डेटर, जिसके विरुद्ध में वो पास हुई है, वो व्यक्ति उस डिक्री को अभी ओबे नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, एंड देयरफॉर यू आर अप्रोचिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डिक्री। इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, यानी कि उस डिक्री को एनफोर्स कराने के लिए। इट इज द जुडिशियल प्रोसेस फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द डिक्री। डिक्री को लागू करवाने का जो प्रोसेस है, उसको एनफोर्स कराने का जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। इस रिलेशन में आपको ये सेक्शन 51 सेंटर में है, देन 50 एंड देन 52। इसको हम लोगों को ऐसे समझना चाहिए। पहले मैंने पढ़ाया दूसरे तरीके से पढ़ाया, लेकिन मुझे लगा शायद कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स से कमी रह गई है, तो इसलिए उसको फिर आज उनको देखते हुए कोशिश ये है कि आज आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सेक्शन 51, सेक्शन 50 और सेक्शन 52 पर हम लोगों ने कंसंट्रेट करते हैं। तो इसमें सेक्शन 51 में क्या बात पढ़ चुके हैं हम लोग, इसको पहले एक बार देखते हैं एग्जैक्टली है क्या है। देखिए, दिस इज सेक्शन 51, प्लीज सी दिस। सेक्शन 51, it is dealing with the powers of the court to enforce the executions, meaning thereby what are the powers of the executing court, what are the powers of the executing court। executing जो कोर्ट है उसकी कौन कौन सी पावर्स हैं, और दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन सेक्शन 51 ये कहता है कि वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से मोड्स हैं, वो किस प्रकार की पावर्स हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की, वो कौन कौन से एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की कमान में तीर हैं, वो कौन कौन से तीर छोड़ सकते हैं जजमेंट डेटर पर, सो दैट की डिक्री को उसको एग्जीक्यूट कराया जा सके। ए पार्टी है, इसके फेवर में डिक्री हुई, एंड बी है वो व्यक्ति जो कि उस डिक्री को डिनाई कर रहा है, उसको ओबे नहीं कर रहा, एंड देयरफॉर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग शुरू की गई है। ठीक है, तो इस व्यक्ति को हमने
इस व्यक्ति के विरुद्ध कौन कौन से कोर्ट ऑर्डर्स कर सकती है सो दैट इसको कंपेल किया जा सके बी को कि वो उस डिक्री को जो उसके विरुद्ध पास हुई है उसको वो रिस्पेक्ट करे वो। तो आई बिलीव कि आप समझ गए होंगे। यहां तक की कहानी समझ में आई है नहीं बताइए। 51 का बैकग्राउंड समझ में आया आप लोगों को, एग्जीक्यूशन का मीनिंग समझ में आना चाहिए, सेक्शन 51 है क्या ये समझ में आना चाहिए। सेक्शन 51 इज डीलिंग विद दी व्हाट मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन मींस काइंड्स ऑफ ऑर्डर्स। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर्स कैन बी पास्ड अगेंस्ट बी। बी कौन है? जजमेंट डेटर है। ये जजमेंट डेटर है, जो व्यक्ति जजमेंट डेटर मींस जिसके विरुद्ध डिक्री पास हुई है, उसको कंपेल करने के लिए, उसको मजबूर करने के लिए कि वो उस डिक्री का पालन करे। अगर इससे कहा गया है कि तुम्हें 1 लाख रुपए ए को देने हैं और ये नहीं दे रहा है, तो कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जो इसके विरुद्ध किए जा सकते हैं, तो उसके बारे में बात करता है सेक्शन 51। तो प्लीज कम टू दी सेक्शन 51 एंड देन वी विल कम टू सेक्शन 50। This is, so please see this section 51. Section 51 says what? The court may order execution of the decree. Number 1 कैसे? By delivery, by, this is the first way, A, by the delivery of any property. Number 1, इनकी डिटेल में लेक्चर दे चुका हूं तो मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा मैं। By attachment and sale or by the sale विदाउट अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ये 2 ऑर्डर्स हुए जो तीर छोड़े जा सकते हैं बी के विरुद्ध। कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स हो सकते हैं? नंबर 1, बाय द डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी इफ द डिक्री इज रिलेटेड टू द पोजेशन देन इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी को परिदत्त कीजिए। एक मोड ये हो सकता है। दूसरा मोड क्या हो सकता है? अटैचमेंट एंड सेल। किसी भी संपत्ति को कुर्क करा जाए फिर उसको सेल किया जाए, या हो सकता है सेल, इट मे बी द सेल विदाउट अटैचमेंट, इट मे बी द सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो पहला वे क्या आया? डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा वे क्या आया? अटैचमेंट एंड सेल का आया। एंड थर्ड इज व्हाट? अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन। ये ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वे ये है, एंड फोर्थ वे है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, एंड फिफ्थ है आपका इन एनी अदर मैनर। तो सेक्शन 51 में 5 मोड्स दिए हैं। देखिए मैं भूमिका किसकी बना रहा हूं? सेक्शन 50 और 52 की, इसलिए 51 में बहुत डिटेल में नहीं गए। मैंने सिर्फ आपको यह बताया है कि सेक्शन 50 में सेक्शन 51 टेल्स अबाउट 5 वेज, 5 तरीके बताए गए हैं किस तरीके से एक डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यह बात कहां बताई गई है? सेक्शन 51 में बात की गई है। अब यह बात सेक्शन 51 बात की गई है, जनरल बात की गई है। 5 तरीके हैं, वो किसके विरुद्ध जाएंगे? इसका नाम है चिड़िया का जजमेंट डेटर, जो मुकदमा हार गया है, जिसके विरुद्ध डिक्री पास हुई है। अब किन्हीं परिस्थितियों में जो जजमेंट डेटर हैं भाई साहब वो नहीं रहते, इट मींस वो जीवित नहीं रहते, तो उनकी जगह नेचुरली कौन आएगा? उनका आएगा LR, उनका आएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सही है, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, अब उनके बाद में कौन आएगा? सपुत्र आएगा। तो क्वेश्चन यहां पर यह है, जो सपुत्र है या किसी भी तरीके से लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके विरुद्ध क्या क्या मोड्स अप्लाई हो सकते हैं? सेक्शन 50 एग्जैक्टली अप्लाई होगा उसके विरुद्ध भी, या उसके संबंध में कुछ डिफरेंट नियम है? तो सेक्शन 50 एंड सेक्शन 52, सेक्शन 50 एंड सेक्शन 52, these 2 sections are dealing with the different situations regarding the execution of decree against LR। LR के विरुद्ध 2 अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से डिक्री का एग्जीक्यूशन हो सकता है, उस संबंध में बात करते हैं सेक्शन 50 एंड सेक्शन 52। तो ये आपने समझना है। सेक्शन 51 में क्या बात की गई है? सेक्शन 50 में बात करिए जनरल कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। नाउ वी विल हैव टू सी what kind of orders can be issued against the LR। LR के विरुद्ध कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि उसका जो दोष है वो सीमित है। जो पाप किए, जो रॉन्गफुल एक्ट किया होगा,
वो किसने किया था? पिताजी ने किया था। तो पुत्र को कहां तक सहन करना है ये देखना है। ये मैं आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो दो अलग अलग सिचुएशन है, सेक्शन 50 एंड सेक्शन 52। तो आई बिलीव आपको समझ में आ रही होगी बात ये। लेट मी नो यहां तक बात समझ में आई नहीं आई आपको। मैंने आपको बैकग्राउंड बताया है, सेक्शन 51 समझाया, सेक्शन 50 और 52। सो नाउ in nutshell I have explained you that section 51 tells about the modes of execution, that is what kind of orders can be passed in the execution of decree. And now we will have to see whether all these modes can be applied against the LR legal representative, section 50 and section 52. Both of these sections deals with different situations regarding the execution of decree against the LR. So please go to section 50 now. We have come to the this is the main topic of today, section 50 and 52. And kindly see, this is section 50. Section 50 legal representative heading, you will get the question from heading itself. हेडिंग से एक क्वेश्चन मिलेगा, P4 प्रीलिम्स लगा लीजिए आपको। विच सेक्शन डील्स विद द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दिस द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द लैंग्वेज, प्लीज सी दिस। वेयर ए जजमेंट डेटर डाइज, मृत्यु हो जाती है। जब कभी जजमेंट डेटर की मृत्यु होती है, कब? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन? बिफोर द डिक्री हैज बीन फुल्ली सेटिस्फाइड। प्लीज सी दिस, this is very important. I would like to request all of you don't adopt for the simplest, shortest way, because see the question paper of MB Judiciary, they have gone into length. जैसे मैं पढ़ाता आ रहा हूँ आपको कि I always give you कि which out of the statement is correct, कहाँ से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे, they have picked the concepts. अब वो जमाने गए कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे हेडिंग से। आपको मोड ऑफ स्टडी दोनों का ही रखना पड़ेगा, फैक्चुअल एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स। एंड वाइल डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स, एटलीस्ट फॉर द प्रीलिम्स, यू मस्ट बी वेरी वेरी श्योर अबाउट द लैंग्वेज यूज्ड। इन दिस केस यू सी द ब्यूटिफुल लैंग्वेज, व्हाट दे हैव सीड। द जजमेंट डेटर डाइज, नो इश्यू। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हेन ही डाइज बिफोर द डिक्री हैज बीन फुली सेटिस्फाइड। इट मीन्स इट मे बी पार्टली सेटिस्फाइड, it may be not satisfied at all, not satisfied. ये जो मृत्यु हो रही है सेक्शन 50 में, सेक्शन 50 इज डीलिंग विद द सिचुएशन व्हेन द जजमेंट डेटर डाइज। लेकिन कब मृत्यु होती है? डिक्री का एग्जीक्यूशन चल रहा है अभी, तो डिक्री इज नॉट फुली सेटिस्फाइड। अगर फुली सेटिस्फाइड हो जाती तो LR का क्वेश्चन ही खत्म हो गया होता। This is what the decree is not fully satisfied. It means it may be partly satisfied. हो सकता है it is only 50% satisfied. So we can say it is not fully satisfied. It may be 0% satisfaction. But there is something which needs to be done regarding the execution of the decree. तो ये ध्यान रखना, प्लीज कीप इन माइंड, ये ध्यान रखना चाहिए। सेक्शन 50 में जजमेंट डेटर इज डाइंग पोस्ट, दिस इज द टाइम। This is, I am writing 2 words, you please note down those 2 words. Dies post passing of decree. He is dying, उसकी मृत्यु हो रही है। कब हो रही है? इसकी मृत्यु हो रही है डिक्री के पास होने के बाद। डिक्री को कोर्ट ने पास कर दिया उसके बाद में, बट बिफोर फुल सेटिस्फैक्शन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, Anjali Dhingra, you are right. Whatever you have written, it is good. So, time of death is very important. कि what kind of situation is being dealt by section 50, ये बहुत महत्वपूर्ण है। section 50 कौन सी सिचुएशन को डील कर रहा है कि he is dying, judgment debtor is dying
पोस्ट पासिंग ऑफ डिक्री, डिक्री पास होने के बाद में मृत्यु हो रही है और उसके बाद में सेटिस्फेक्शन हो नहीं पाया। सपोज कीजिए, क्या मतलब है इस बात का, सपोज दिस इज द सिचुएशन, डिक्री वाज फॉर द पेमेंट ऑफ ₹1 लाख, ये डिक्री थी 1 लाख रुपए के पेमेंट होने की। डिक्री हैज बीन पास्ड, सो फार ही कुड पे ओनली 10,000, अभी तक वो केवल 10,000 पेमेंट कर पाया एंड द बैलेंस वाज 90,000, 90,000 अभी बचा हुआ था। तो वी कैन से द डिक्री वाज नॉट फुली सेटिस्फाइड, इट वाज येट टू बी सेटिस्फाइड टू द एक्सटेंट ऑफ 90,000। इसका अभी 90,000 की सीमा तक का एग्जीक्यूशन होना था, सेटिस्फेक्शन होना था, लेकिन LR अब यहाँ पर जजमेंट डेटर की डेथ हो गई। तो अब ये जो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द कंप्लीट सेटिस्फेक्शन, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन कैसे होगा फिर अब 50, क्योंकि उसकी डेथ हो गई। देयरफॉर व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, जज व्हाट द डिक्री होल्डर शुड डू, डिक्री होल्डर को फिर क्या करना चाहिए ऐसे स्थिति में, क्योंकि उसके तो पैसे फंस गए, अभी उसको तो कंप्लीट एग्जीक्यूशन चाहिए, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन चाहिए ही चाहिए डिक्री का। एंड इन दैट केस he will have to, this is the procedure, please this, in that case the holder of the decree, जिसके फेवर में डिक्री पास हुई है, may apply, he can apply to whom, to the court which passed it, please before prelims, he will apply before which court, to the court which passed it, and this is section 37, ध्यान रखना है ना, 37 defines the section 37 defines the term the court which passed it, ठीक, याद रखना। so this is the first question, next question in your prelims exam कि to which court judgment holder, sorry, decree holder will apply to what will be his application, to execute the same against the legal representative of the deceased. So this is the procedure, and what is important for you, this is very important, it is natural, डिक्री होल्डर विल हैव टू अप्लाई सो दैट द LR शुड कम ऑन द रिकॉर्ड। डिक्री होल्डर उसको रिकॉर्ड पे लाने के लिए, LR को रिकॉर्ड पे लाने के लिए अप्लाई करेंगे। डिक्री होल्डर साहब एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि मेरी डिक्री का सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाया है फुली, और उसके लिए अब किसको बुलाया जाए, इनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको रिकॉर्ड पर लिया जाए। तो उसके लिए वो अप्लाई करेंगे। यहाँ से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकते हैं कि किस कोर्ट में अप्लाई करेंगे, एंड ही विल अप्लाई टू द कोर्ट विच पास्ड इट, जिस कोर्ट ने उस डिक्री को पास किया होगा उस कोर्ट में जाकर के इस संबंध में वो एप्लीकेशन लगाएंगे, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। सही है, तो ये हुआ नेक्स्ट स्टेप। डेथ के बाद में दिस इज द ड्यूटी ऑफ द डिक्री होल्डर टू अप्लाई फॉर द सेम। Next is what? Then, so basically this is the summary. Where judgment debtor dies before decree is fully satisfied, then decree holder may apply to the court which passed it to execute the same against the LR. Got it or not? Next is, यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? Let me know. यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? Please come to this second clause. Where the decree is executed against such legal representative, it is very important. Where the decree is executed against such legal representative, he shall be liable. And please note down, this is the question for your prelims. Come on, pick it up. Only to the extent of the property of the deceased, he shall be liable. Legal representative shall be liable only. This is the question. To what extent LR will be liable? किस सीमा तक विधिक प्रतिनिधि जो है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका उत्तरदायित्व बना रहेगा, उसकी लायबिलिटी किस सीमा तक होगी? He shall be liable only to the extent of the property of the deceased. Suppose ये जो A व्यक्ति है, see, B was the judgment debtor. In our case, I take you to the board itself. B was the judgment debtor, he dies, and now his LR comes on the record. His liability, how can we expect that he should be liable for the full amount? So his liability is only, see the words,
ही शैल बी लायबल, उसके जो उत्तरदायित्व होगा ओनली द वर्ड इज वेरी ओनली, केवल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड। कौन सी प्रॉपर्टी? विच हैज कम टू हिज हैंड्स एंड हैज नॉट बीन ड्यूली डिस्पोज्ड ऑफ। ध्यान रखो, देखो इसका क्या मतलब हुआ। The property of the disease, please highlight these words, very important for your prelims exam, and also if it is important, it can be in your mains as well। तो उसकी जो लायबिलिटी है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जो लायबिलिटी है वो उस सीमा तक होगी जितने की उसके पास जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी उसके हाथ में आई है। देखो दो वर्ड्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट दीज वर्ड्स, यू प्लीज सी दिस very carefully। property which has come to his hands, वो प्रॉपर्टी जो उसके पोजेशन में आई है। सपोज प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 1 lakh, but out of that LR got, legal representative got only property of 50,000. So this is the property which has come to his hands. You see the line, now read the line. This is what the property of the deceased, the property of the deceased which has come to his hands, and secondly, and has not been duly disposed of. It means if out of this 50,000 he had spent 10,000 in the funeral proceedings of the judgment debtor, then what is remaining in his hand? Only 40,000. So his liability will be only up to the 40,000। मैं समझाता हूं उसको, देखिए अभी कैसे। यहां पर सेक्शन 50 इज डीलिंग व्हाट इट, सेक्शन 50 इज डीलिंग विद टू इश्यूज। सेक्शन 50 ने आपको दो बातें बताई। नंबर 1, LR के विरुद्ध एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स कैरी आउट हो सकती है। नंबर 1, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड, LR कैन बी मेड लायबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। LR को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। नंबर 1, बट हिज लायबिलिटी विल बी लिमिटेड, उसकी जो लायबिलिटी है वो सीमित होगी, उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। ही विल नॉट बी पर्सनली लायबल। समझे आप? तो यहीं से क्वेश्चन आएगा वेदर LR विल बी पर्सनली लायबल और नॉट। आंसर इज दिस, he will not be personally liable at all। तो क्या होगा? his liability is only to the extent of the property which has come to his hands। suppose out of the entire property 1 lakh, जो पूरी संपत्ति थी जजमेंट डेटर की वो 1 लाख रुपए थी, लेकिन उसमें से जो मेरे हाथ में आई है, LR के हाथ में आई है, केवल 50,000 आई है। out of 1 lakh rupees as LR I got only 50,000। So my liability will be only to the extent of 50,000। Again, I have spent some money, that is 10,000 rupees। इसमें से मैंने 10,000 रुपए खर्च कर दिए, duly disposed of किए। Duly disposed means in relation to the liability of the judgment debtor itself। जजमेंट डेटर की उत्तरदायित्व में कहीं ना कहीं मैंने खर्च कर दिए। सो अल्टीमेटली द मनी इन माई हैंड इज ओनली 40,000। अंतिम रूप से मेरे पास केवल कितने रुपए बचे? 40,000 रुपए। सो दिस इज द फ्रेज, कंप्लीट फ्रेज इज दिस, प्लीज सी दिस। प्रॉपर्टी विच हैज कम टू माई हिज हैंड्स, वो प्रॉपर्टी जो उसके हाथ में आ गई है, इसमें पोजेशन में आ गई है, और विच हैज नॉट बीन ड्यूली डिस्पोज्ड ऑफ, जिसका उसने खर्च नहीं किया है, तो उसकी लायबिलिटी केवल उसी सीमा तक होगी। प्लीज लेट मी नो ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया आपको। एंड फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग हिज सच लायबिलिटी, एंड फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग सच लायबिलिटी, ये देखिए नाउ आगे बढ़िए, यहां समझाता हूं। एंड फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग सच लायबिलिटी, इट मीन्स व्हाट? देखिए यहां पर आपने पढ़ा कि हिज लायबिलिटी इज लिमिटेड, है ना। यू हैव रेड सो फार दैट द लायबिलिटी ऑफ द LR इज लिमिटेड, यही पढ़ा ना आप लोगों ने, LR की लायबिलिटी सीमित होगी। अब उसको आपने असर्टेन करना पड़ेगा कि टू व्हाट एक्सटेंट ही इज लायबल। यू विल हैव टू असर्टेन द लायबिलिटी बिकॉज इट इज नॉट फुल लायबिलिटी।
Now LR will say I have received only 50,000, only 50% of the property. LR ये कह सकता है कि मेरे पास केवल 50% प्रॉपर्टी आई है, उसमें से मैंने इतने परसेंट खर्च कर डाली है. तो now you will have to, court will have to ascertain it. And what can be done in that case? For the purpose of ascertaining this, please go to the board, and this is court executing the decree may of its own motion or on the application of the decree holder P for prelims. On whose application? It is for what? It is for what? On its own motion or on the application of the decree holder compel such legal representative to produce such accounts, as he thinks fit. Now this is what, for the purpose of ascertaining his liability, उसकी liability को ascertain करने के उद्देश्य से कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट में compel him, कोर्ट उसको बाध्य कर सकती है. किस बात के लिए बाध्य कर सकती है? You produce the accounts. Where are the accounts means what property you got, कौन सी प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में आई, एंड what you did of that, आपने उसका क्या किया. आपसे अकाउंट कोर्ट मांग सकती है. और दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जाम एज वेल, आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. तो व्हाट ऑर्डर कैन बी पास बाय द कोर्ट, एंड विच इज द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री. जो कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है वो LR को ये आदेश दे सकती है कि आप अपने अकाउंट्स को प्रस्तुत कीजिए, प्रोड्यूस योर अकाउंट्स. पर्पज क्या है? पर्पज इज व्हाट? फॉर द पर्पज ऑफ ascertaining his liability. तो for the purpose of ascertaining his liability he can be compelled to produce accounts. ठीक है, तो उसकी जो liability है, उसका जो उत्तरदायित्व है वो कितना है, कितना होना चाहिए, उसको निश्चित करने के लिए उसको ये कहा जा सकता है, कोर्ट ये कह सकती है कि आप अपने अकाउंट्स को प्रोड्यूस कीजिए कोर्ट के सामने. इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? क्वेश्चन कहां से आ सकता है? फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, कि ऑन हुज एप्लीकेशन. These are the questions. See the slide. Or of its own motion, this is the first question, or on the application of decree holder. It can be a question for this कि किस तरीके से कोर्ट स्वयं चाहे, कोर्ट खुद भी कर सकती है, ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है, या फिर डिक्री होल्डर की एप्लीकेशन पे ऐसा कर सकती है. ठीक है, और क्या ऑर्डर पास करेगी, ये क्वेश्चन आएगा कि he can be compelled to produce such accounts. चलिए, तो दिस इज ऑल आउट सेक्शन 50. नाउ आई कम टू द सेक्शन 52. प्लीज सी द सेक्शन 52. दिस इज सेक्शन 52. So please come to the direct language of this. Where a decree is passed against a party, as whom? As the legal representative of the deceased person. Very important. You please see this. This decree is passed against a party as the legal representative of the deceased. See this. Please see this. In this case, you will see the person against whom the suit was pending. जिस व्यक्ति के विरुद्ध सूट पेंडिंग था वो ड्यूरिंग पेंडेंसी उसकी डेथ हो गई है. Now during pendency, LR, legal representative, was brought on record. Now the decree has been passed against this LR. इस legal representative के विरुद्ध ये डिक्री पास हुई है. Now he is a party. Basically it means what? Dies, जो डेथ है, in this case डेथ है during pendency of the suit. ये ध्यान रखना. This is what the during pendency of the suit. Here the person against whom the ultimately decree was passed, he died during the pendency. Therefore LR was brought on the record. इसलिए LR को रिकॉर्ड पे लाना पड़ा क्योंकि पार्टी की डेथ हो गई, और फिर जो डिक्री है वो LR के विरुद्ध पास हुई. फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे लेते हैं. दिस इज, यू लर्न लाइक दिस, A वर्सेस B. A वर्सेस B एक केस चल रहा है. B की डेथ हो जाती है, B की मृत्यु हो गई, अभी केस चल रहा है, तो उसके LR को, सन को यहां पर लाया गया कोर्ट में. नाउ द केस इज बिटवीन A एंड द सन ऑफ B. हु इज ही? LR. नाउ अल्टीमेटली the decree was passed against the son of B, who is the LR of the B.
समझे। तो बाद में अंत में क्या हुआ, डिक्री किसके विरुद्ध पास हुई, बी के बेटे के विरुद्ध पास हुई। बी कौन है, ओ सॉरी ये कौन है, एस कौन है, इसका एल आर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। सो नाउ यहाँ पे कहा जाए क्या, ये पार्टी कहलाएगी। जो एल आर है, जो सन है, पुत्र है, वही पार्टी बन गया ना। ए हट गया, पार्टी की जब मृत्यु हो गई, उसकी जगह पार्टी कौन रिप्लेस कर दिया, अब उसका बेटा रिप्लेस कर दिया। तो ये उस सिचुएशन को डील कर रहा है सेक्शन 52। दिस इज व्हाट, डिक्री इज पास्ड वेयर ए डिक्री, यू रीड इट अगेन एंड देन लेट मी नो कि डिड यू गेट द मीनिंग ऑफ दिस और नॉट। इसका समझ में मीनिंग आया नहीं आया बताइए मुझे। वेयर ए डिक्री इज पास अगेंस्ट ए पार्टी, जब कोई डिक्री किसी पार्टी के विरुद्ध पास होती है, किस कैपेसिटी में, एज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पर्सन, मृतक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के रूप में उसके विरुद्ध ये डिक्री पास हुई है। बोलो हाँ है ना, समझ में आई बात इतनी। नेक्स्ट पॉइंट इज एंड द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। डिक्री इज फॉर व्हाट, डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड, ये मृतक की। तो ये जो डिक्री है वो किसके लिए है, धन के संदाय के लिए है, धन के संदाय के लिए डिक्री है। डिक्री स्पेसिफिक नाउ, इट इज नॉट फॉर द अदर पर्पजेस, इट इज नॉट फॉर द possession of the property, it is not for the specific performance the contract. Other contracts, other kind of decrees are not the subject matter of section 52। जो अन्य प्रकार की डिक्री हैं वो इसके विषय वस्तु नहीं है। डिक्रीज पर्टिकुलर कौन सी डिक्री पे अप्लाई होगा, सेक्शन 52, यही से क्वेश्चन आएगा। सेक्शन 52 इज एप्लीकेबल ऑन दी डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। धन के संदाय के संबंध में अगर डिक्री है तभी आप सेक्शन 52 को अप्लाई करेंगे। और वो भी प्रॉपर्टी, वो भी जो पेमेंट होनी कहां से होनी है, दैट शुड बी आउट ऑफ द डिसीज्ड प्रॉपर्टी, जो मृतक व्यक्ति है उसी की प्रॉपर्टी से धन का संदाय होना है। अगेन यू विल सी एलआर इज नॉट पर्सनली लायबल, यहाँ पर एलआर को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है, अगर प्रॉपर्टी से है तो प्रॉपर्टी से ही दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप आया, आपको समझ में आया नहीं आया बताइए। तो ये समरी है इसकी। अभी तक वॉट एवर सो फार हमने क्या पढ़ा अभी तक, दिस इज वेयर ए डिक्री इज पास अगेंस्ट ए पार्टी एज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड। दिस इज द समरी सो फार। दिस इज द सिचुएशन डेल्ट बाय सेक्शन 52 clause 1. Next is what, in that case if it happens, it may be executed by attachment and sale. It may be executed by attachment and sale of any such property, ध्यान रखना। तो this is what the mode of execution, and again this is the question for prelims। if all these conditions are satisfied, अगर ये सभी conditions satisfied हो जाती हैं तो फिर जो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो क्या होगा, दैट विल वॉट अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। इसी प्रकार की संपत्ति को पहले कुर्क करा जाए और उसको फिर बेच दिया जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी कैसी है, सॉरी डिक्री कैसी है, इट इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। पेमेंट कहां से आएगी, नाउ यू अटैच द प्रॉपर्टी, सच प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड। जो मृतक व्यक्ति की संपत्ति है उसको कुर्की कराओ और उसको फिर बेच दो, उससे जो पैसा आए वो डिक्री होल्डर को दे दो। तो यहां से क्वेश्चन आएगा। तो 51 में जो अदर मोड्स थे, 51 को जो पढ़ाया गया था आपको, सी द 51 नाउ। दीज वर द मोड्स, नाउ दीज वर द मोड्स, अटैचमेंट एंड सेल इट इज देयर, डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी नॉट देयर, डिटेंशन, appointment of receiver, arrest and detention, all these modes are not there, that is important। तो when there is a question, जब क्वेश्चन आए संबंध में तो डोंट फॉरगेट दैट की टू रीड वेरी केयरफुली कि कौन सी डिक्री की बात कर रहे हैं, किसके विरुद्ध बात कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वेदर इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द एलआर, जैसे ही एलआर का नाम याद आए तुरंत कानून फटका 50-52 यहाँ जाएगा वहां जाएगा, फिर देखना मरा कब, पहले बाद में। इस तरीके से आप देखना डिक्री कौन सी है,
इस तरीके से आप ध्यान पॉइंट आप लोग सही से पहुंचेंगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। कर लेंगे आप लोग इस तरीके से, हाँ है ना, बताइए। सो इन दिस केस 52, दिस इज व्हाट द डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड बाय अटैचमेंट एंड सेल्फ। यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपको। नेक्स्ट लेवल, where no such property remains in the possession. Oh my god, this is, you read it like this, where no such property remains in the possession of the judgment debtor. Now, such property means property of the deceased. उसी प्रॉपर्टी से जिस संपत्ति से पैसे की वसूली होनी थी, जिस संपत्ति से पैसे की वसूली होनी थी, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? वो थी प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड। अब भाई साहब ने कहा, एलआर भाई साहब ने कहा तू पात कहते हैं तू डाल मैं पात, सही है। तो नाउ जजमेंट जो डिक्री होल्डर इज आफ्टर द एलआर उससे एक कदम आगे कि तुम प्रॉपर्टी से लोगे, हमने प्रॉपर्टी खत्म कर दी है, अब कहां से लोगे? तो ऐसे स्मार्ट आदमी को डील करने के लिए कोर्ट ने, लेजिस्लेचर ने प्रोविजन बनाया है। क्या है? वेयर नो सच प्रॉपर्टी रिमेन्स इन द पोजेशन, इट मींस इट इज डिस्पोज्ड ऑफ। अब ये ऐसी कोई संपत्ति रही नहीं है जजमेंट डेटर के कब्जे में, तब क्या होगा? जजमेंट डेटर ने हाथ खड़े कर दिए कि जनाब जिस संपत्ति की आप बात कर रहे हैं कि उस संपत्ति को कुर्क करोगे, उस संपत्ति को सेल करोगे, वो अब मेरे कब्जे में नहीं है, समझे कि नहीं? तो ये सिचुएशन हो गई। अब एक नई बात आ गई, अब नई सिचुएशन को डील करना पड़ेगा। तब उससे पूछा जाएगा, देन ही विल बी आस्क्ड ए क्वेश्चन, वेयर इज दैट प्रॉपर्टी नाउ? दैट मस्ट बी अटैच्ड एंड सोल्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। उस प्रॉपर्टी का कुर्क होना भी जरूरी है, सेल होना भी जरूरी है, कि ताकि इस डिक्री का निष्पादन हो सके, इसका सेटिस्फेक्शन हो सके। He will be asked this, and if he fails to satisfy the court, अगर वो कोर्ट कोई समाधान नहीं कर पाता है, that he has duly applied such property of the deceased, कि he has disposed the property, but that is what duly applied. He has not used that property for his own benefits, अपने benefits के लिए नहीं, not for self luxury, not for any other kind of personal benefits, अपने benefits के लिए, अपने लाभ के लिए मैंने नहीं किया। जनाब डिसीज के कर्जे इतने थे, उनको चुकाने में सारी प्रॉपर्टी चली गई, ड्यूली अप्लाइड हो गया। अगर ऐसा नहीं समझा पाते हैं भाई साहब, यानी कि गड़बड़ कर रहे हैं, तो कोर्ट के पास एक टूल है नाउ, सही है, कि वो जो प्रॉपर्टी है जो उसके कब्जे में आई थी, उसको अगर वो कहते कि नहीं, ये समझाने में विफल होते हैं, ही फेल्स टू सेटिस्फाई द कोर्ट, प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा देखना, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए प्रीलिम्स एग्जाम। द डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द जजमेंट डेटर। This can be executed against the judgment debtor, means now he can be made personally liable for that. Decree may be executed against the judgment debtor, इसका मतलब ये हुआ कि now he can be made personally liable, जैसे कि वो डिक्री उसी के विरुद्ध हुई थी। अब देखिए कैसे, केवल लिमिटेशन क्या है? दिस द लिमिटेशन, टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इन रेस्पेक्ट टू विच ही हैज फेल्ड टू सेटिस्फाई दैट कोर्ट। To the extent of the property in respect to which he has failed to satisfy the court. समझे? इसको मैं समझाता हूं अभी। लिमिटेशन कैसे? In the same manner as if the decree had been against him personally. Now यहां पर क्या आएगा? जो LR भाई साहब हैं वो ज्यादा ही सुरता बन रहे थे, है ना, चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने, दुबे जी बनकर लौटे, वो वाला हाल हो गया। तो उन्होंने कहा प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया। नाउ यू डिडंट इमेजिन कि कोर्ट विल आस्क यू वेयर इज द प्रॉपर्टी, यू विल हैव टू सेटिस्फाई द कोर्ट। आपको कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा कि अगर प्रॉपर्टी आपके कब्जे में जितनी प्रॉपर्टी आई थी, आप उस सीमा तक आपकी लायबिलिटी थी, आपने उसको खर्च कर दिया, तो अब आपके विरुद्ध वो प्रॉपर्टी, आपके विरुद्ध अब इस प्रॉपर्टी डिक्री को ऐसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, इट शैल बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम मैनर,
उस तरीके से, यानी कि फिक्शन हो गया, अभी लीगल फिक्शन है दिस इज नाउ, कि एज इफ द डिक्री हैड बीन अगेंस्ट हिम पर्सनली, कि तुम्हारे विरुद्ध अब ऑल दी सेक्शन 51 विल बी एप्लीकेबल हियर नाउ, सेक्शन 51 will be applicable. Now his personal property may be attached and sold, he may be detained, he may be sent to the prison, all the provisions of section 51 may be applied against him now, because he will be taken as now personally liable in this case. बोलो हाँ है ना, ये बात समझ में आई नहीं आई, बताइए जल्दी बताइए, फास्ट. Very important is this, again there is a question in this case, what will be his liability, किस सीमा तक उसकी लायबिलिटी होगी. इट इज टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही हैज फेल्ड टू सेटिस्फाई द कोर्ट. दिस इज प्लीज सी द एनसर्कल्ड लेवल. देखिए क्या कि उसकी जो लायबिलिटी होगी, वो उसकी लायबिलिटी उसी सीमा तक होगी जिस सीमा तक वो उस कोर्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया. अंजलि मैडम बहुत बड़े प्यार से समझाया था, आपका ध्यान कहीं और रहा होगा. सिर्फ इतनी सी बात है, इन नटशेल इतनी सी बात समझ लीजिए कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी पर्सनल नहीं होती है. उसकी लायबिलिटी कितनी होगी, जितनी की उसके पास प्रॉपर्टी कब्जे में उसके आई. लेकिन अगर आपने उस प्रॉपर्टी को अगर आप ये कहते हैं कि मेरे से प्रॉपर्टी खर्च हो गई, तो आपको उस प्रॉपर्टी का हिसाब देना पड़ेगा कोर्ट को. और अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई आपके जवाब से, तो फिर आपकी लायबिलिटी पर्सनल हो जाएगी, कि जैसे कि वो डिक्री आपके विरुद्ध पर्सनली, जजमेंट डेटर ही आप थे, आप एलआर नहीं है, आप उसके जजमेंट डेटर को ही ट्रीट किया जाएगा. और आप जजमेंट डेटर हो जाएंगे तो फिर जो भी तरीके सेक्शन 51 में दिए गए हैं वो सारे तरीके आप पर अप्लाई हो जाएंगे. फिर वो चाहे आपसे पैसे वसूली करने के लिए आपको अरेस्ट एंड डिटेन करना पड़े, चाहे आपकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट एंड सेल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, फिर आपको जजमेंट डेटर ट्रीट किया जाएगा. लेकिन लायबिलिटी की सीमा कितनी होगी वो यहां से फिक्स होगा. देखिए ये जो लाइन है, ये जो वर्ड्स हैं, आया समझ में अंजलि नहीं, ये जो सीमा है यहां पर, ये देखिए, टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, उसी सीमा तक, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही हैज फेल्ड टू सेटिस्फाई द कोर्ट, जिस सीमा तक वो संतुष्ट नहीं कर पाया, जिस सीमा तक वो उस कोर्ट का समाधान नहीं कर पाया, उसका उत्तरदायित्व उसी सीमा तक होगा. इट मीन्स व्हाट इज दिस, सपोज द लायबिलिटी वाज ऑफ, प्लीज सी दिस, आई शो यू द बोर्ड, सी दिस, total liability was of 1 lakh rupees. Property to LR was only 50,000, to the extent 50,000. Therefore, liability of LR only up to the 50,000. Now next, out of this 50,000 he duly disposed 10,000. In that case, liability will be only up to the 40,000 because 10,000 is duly disposed of. Suppose now his liability is only 40,000. Out of this, he says, I have only 20,000 property. It means 20,000 not with him now. In that case, court will ask, where is 20,000?
LR fails, LR satisfies the court for 10,000, but fails to satisfy for 10,000, then for this 10,000 he will be personally liable as if decree was passed against him. Let me know. अब बात समझ में आ गई आगे प्लीज। अब मैंने सब कुछ समझा दिया आपको एग्जाम्पल में, अगर आपने फोकस किया होगा तो समझ में आ गया होगा आपको। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। तो दिस वॉज द 52। Now I come to the section 53. Liability of the ancestral property. This is section 52. Liability of the ancestral property. P for prelims. Very important for a prelims. Heading से क्वेश्चन आ सकता है। हेडिंग से क्वेश्चन आ सकता है। What is this? See this. For the purposes of section 50 and 52. For the purposes of section 50 and 52, it means again you will have to keep in mind both sections, section 50 and 52. Property in the hands of a son or other descendants which is liable under Hindu law for the payment of debt of a deceased ancestor. ये समझिए क्या, प्लीज आइडेंटिफाई कीजिए। What is the situation? Property in the hands of son or other descendant। सही है। तो वी आर डीलिंग विद दी इन दी सेक्शन 53 अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ द एंसेस्टर। जो पैतृक संपत्ति है, जो दादा लाई संपत्ति है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, सेक्शन 53 उसके बारे में बात कर रहा है कि वो अगर पिताजी की, दादा की प्रॉपर्टी पिताजी के हाथ में, पिताजी की प्रॉपर्टी से मेरे पास आई, तो हम क्या कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहेंगे। तो नाउ ऐसे केसेस में प्रॉपर्टी इन दैट प्रॉपर्टी हैज कम इनटू द हैंड ऑफ सन और डिसेंडेंट। समझ में आ रहा है नहीं? पिताजी की जो प्रॉपर्टी है, जो जजमेंट डेटर है, उसके पुत्र या अदर उनके जो उत्तराधिकारी थे, उनके कब्जे में प्रॉपर्टी आ गई है। लेकिन ये प्रॉपर्टी कौन सी है? यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दिस प्रॉपर्टी, विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज बीइंग डेल्ट हेयर। दिस इज व्हाट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन सी, विच इज लायबल अंडर हिंदू लॉ फॉर द पेमेंट ऑफ डेट ऑफ द डिसीज्ड। जिस संपत्ति से मृतक का कर्ज चुकाया जा सकता है। सभी प्रकार की संपत्ति नहीं है ये, इनमें से उस संपत्ति की बात कर रहे हैं हम जो कि कर्ज चुकाने में उपयोग की जा सकती है। हिंदू लॉ के अंतर्गत, हिंदू विधि के अंतर्गत जिस संपत्ति को कर्ज चुकाने के लिए यूज किया जा सकता है, वो संपत्ति किसके पास है? बेटे के पास है या अन्य उत्तराधिकारियों के पास है। हाँ है ना, बताइए। तो कैन यू आइडेंटिफाई दिस प्रॉपर्टी? दिस प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी आउट ऑफ विच डेट शुड बी रीपेड एज पर विच लॉ? एज पर हिंदू लॉ। डेट ऑफ होम? डेट ऑफ द डिसीज्ड एंसेस्टर, जो हमारा मृतक पूर्वज हैं। मृतक पूर्वज के
लोन को चुकाने में जिस प्रॉपर्टी को यूज किया जाना चाहिए लीगली बाध्य है करना, हम उस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी किसके कब्जे में है? वो प्रॉपर्टी बेटे जी के कब्जे में है। वो प्रॉपर्टी किसके कब्जे में है? अन्य उत्तराधिकारियों के कब्जे में है। सो फॉर द पर्पस, इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, क्या इस प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट क्या होगा? दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 53। तो प्लीज लेट मी नो, डिड यू गेट इट और नॉट? This is the property. Which property? This is the property which is liable in under which law? Under Hindu law. Liability for what? Liability for the payment of the debt. Debt of whom? Debt of the deceased ancestor. Where is the property? This is the property in the hands of son or other descendants. In that case, that property shall be deemed to be the property of deceased. इस प्रॉपर्टी को मृतक की संपत्ति माना जाएगा। कौन संपत्ति? which have come into the hands of the son or other descendant as his legal representative. इस संपत्ति को ऐसा ट्रीटमेंट करा जाएगा, लीगल फिक्शन के द्वारा इसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, इसको ऐसा माना जाएगा जिसके बारे में सेक्शन 50 और 52 में कहा गया है, द प्रॉपर्टी विच कम्स टू द हैंड्स ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। समझे आप कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के कब्जे में प्रॉपर्टी आ जाती है, तो इस प्रॉपर्टी को कैसे माना जाएगा? दिस प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड। ये मृतक की वो प्रॉपर्टी है विच हैज कम इनटू द हैंड्स ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये किसके कब्जे में आई है? बेटे के कब्जे में आई है। बेटे को लीगल रिप्रेजेंटेटिव ट्रीट ऐसे करा जाएगा कि भैया ये वही प्रॉपर्टी है। इट मीन्स व्हाट? यू विल हैव टू पे द डेट, यू विल हैव टू पे द डेट्स, यू विल हैव टू सेटिस्फाई द डिक्री आउट ऑफ दिस। ये प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? तो अब ये नहीं कह सकते कि दादाजी की प्रॉपर्टी थी, हमारे परदादा की प्रॉपर्टी थी, पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है केवल ये। You cannot say कि this property is my ancestral property and how can we use this property in the payment of for the satisfaction of decree, because it does not belong to our father itself. No, because of section 53 this property shall be deemed to be the property of the deceased. ये मृतक की ही संपत्ति मानी जाएगी जो कि आपके कब्जे में एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गई है। लॉ की नजर में इसको इस तरीके से देखा जाएगा। समझे आप लोग? जैसे इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी का सेटिस्फैक्शन होना, सॉरी डिक्री का सेटिस्फैक्शन होना है, डिक्री इज टू बी सेटिस्फाइड। नाउ देयर इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी व्हिच हैज कम इनटू द हैंड्स ऑफ सन और अदर डिसेंडेंट्स। बेटे या अन्य उत्तराधिकारी के कब्जे में प्रॉपर्टी आ गई है। नाउ दे ऑब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस, सेइंग दैट दिस इज आवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दिस वाज नॉट द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड। ये मृतक की अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, ये तो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी। सो डिक्री कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, दिस इज द ऑब्जेक्शन ऑफ द सन और द अदर डिसेंडेंट। सो दे विल बी शोन दिस सेक्शन 53। लुक यंग मैन, according to section 53 this property shall be deemed to be the property of deceased. You see the line, please board को देखिए आप। It shall be deemed to be the property of the deceased. इसको मृतक की ही प्रॉपर्टी माना जाएगा। एक्चुअली में है क्या ये? It is the ancestral property. In actual sense this is ancestral property. वास्तव में कैसी प्रॉपर्टी है? ये है पैतृक संपत्ति। लेकिन इसको क्या माना जाएगा? इसको ऐसे माना जाएगा कि ये मृतक की ही संपत्ति थी जो कि आपके कब्जे में एज एलआर आ चुकी है आपके में। हाँ या ना बताइए? तो आप इसको बेटे के रूप में, डिसेंडेंट के रूप में मत लीजिए, आप इसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लीजिए। एंड नाउ दिस प्रॉपर्टी कैन बी मेड लायबल फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री। अब इसको डिक्री के सेटिस्फैक्शन के लिए, निष्पादन के लिए उसको यूज किया जा सकता है। तो लेट मी नो, ये बात समझ में आई नहीं? बताइए फटाफट, फास्ट, जल्दी बताइए। So this is all about section 53 and now I come to section 54. Partition of the estate, partition of the estate or separation of share। देखिए
where the decree is for the partition of an undivided estate। समझिए इस बात को। दिस इज सेक्शन 54 पार्टीशन एंड सेपरेशन। ध्यान रखना, इनको याद कर लीजिए, यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनेगा हेडिंग से। जहां पर की कोई डिक्री किस बारे में, ऐसी अविभक्त संपदा के विभाजन के लिए है। दिस इज द डिक्री फॉर व्हाट, आइडेंटिफाई दिस डिक्री। दिस डिक्री इज फॉर व्हाट, दिस डिक्री इज फॉर द पार्टीशन। डिक्री इज फॉर द पार्टीशन, वेरी गुड। बट पार्टीशन ऑफ व्हाट, पार्टीशन ऑफ अनडिवाइडेड एस्टेट, अविभक्त संपदा के विरुद्ध डिक्री पास, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द स्पेशल अबाउट दिस, इसमें स्पेशल बात क्या है। दिस इज स्पेशल असेस टू द पेमेंट्स ऑफ द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। सरकार का राजस्व इससे जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज लायबल टू द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। इस पे राजस्व देना पड़ता है, रेवेन्यू देना पड़ता है आपको, और इस संपत्ति का पार्टीशन कराना चाहते हैं आप। आपने जो दावा दायर किया कि जनाब हमारा जो जमीन का टुकड़ा है उसको पार्टीशन कर दीजिए, तो एक घर नहीं है, दिस इज नॉट हाउस, दिस इज ए पीस ऑफ लैंड, दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज असेस्ड फॉर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। राज्य सरकार का यहां से रेवेन्यू आता है। इट मीन्स देयर इज इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल इन दैट केस। गवर्नमेंट आपसे यहां से हर साल रेवेन्यू लेती है, ठीक है। तो या तो दिस इज डिक्री फॉर द पार्टीशन या फॉर द सेपरेट पोजेशन ऑफ द शेयर। मीन्स पार्टीशन हो चुका है, आपको अपने हिस्से का केवल कब्जा चाहिए, उस संपदा में से, उस एस्टेट में से आपको अपना कब्जा चाहिए बस ये। तो दिस इज डिक्री इज फॉर द पार्टीशन। ये देखिए यहां पर, दिस डिक्री इज फॉर पार्टीशन or for the separate possession of a share from of what, of the undivided estate, which state assessed to the payment of the revenue to the government। in that case क्या होगा, the partition of the estate or separation of the share shall be made by the collector। बस इतना याद रखना है कि उसमें जो पार्टीशन होगा कौन साफ कराएंगे, कलेक्टर कराएंगे, या सेपरेशन जो कराना है शेयर का वो कौन कराएंगे, कलेक्टर कराएंगे। बस इतना काम है, इससे ज्यादा काम नहीं है आपका इसमें। छत्तीसगढ़ में इसी से क्वेश्चन आया हुआ है, समझे। तो ऐसी प्रॉपर्टी का जो पार्टीशन है कौन साहब कराएंगे, कलेक्टर साहब कराएंगे। या कौन कराएगा, कोई भी नियुक्त गजेटेड सबऑर्डिनेट उनका, कलेक्टर साहब ने जिसको नियुक्त करेंगे अपने अधीनस्थ को, या वो पार्टीशन करा देगा, वो आपका शेयर आपको दिला देगा, या फिर कलेक्टर साहब खुद करेंगे। तो क्वेश्चन है आपसे यहीं से प्रीलिम्स में आएगा, हु विल डिवाइड दिस, हु विल डू दैट पार्टीशन, द कलेक्टर विल डू दैट, और एनी पर्सन, एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम डिप्यूटेड बाय द कलेक्टर, तो ये करेगा आपकी। तो लेट मी नो ये बात समझ में आई नहीं आई, ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। मैंने रिपीट भी किया इसको इसलिए आज कि आपको, आई थिंक आज के बाद आपकी इसमें कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।